इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने सबसे पहले बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन देखा। बेसिक सैलरी वह इनिशियल अमाउंट होता है जो एक एम्प्लॉयर उसके एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये कैश में प्रोवाइड किया जाता है, नगद में इसका भुगतान एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को करता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अलाउंसेस, और अलाउंसेस को भी हमने इस तरह से यहाँ पे समझा था कि बेसिक सैलरी के अलावा, अदर देन बेसिक सैलरी, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो एडिशनल अमाउंट पे करता है, अब वो जो एडिशनल अमाउंट पे कर रहा है वो भी कैश में ही दिया जा रहा है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? अलाउंस। फॉर एग्जांपल एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, अलग अलग तरह से अलाउंस एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। इसी सीक्वेंस में अब हमें यहां पर परक्यूजिट्स को समझना है। परक्यूजिट्स का मीनिंग क्या होता है? फैसिलिटी। परक्यूजिट्स का मीनिंग क्या होता है? फैसिलिटी, सुविधाएं। तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो सुविधाएं प्रोवाइड करता है, अब वो जो फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दी है क्योंकि वो उसके यहां पर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो फैसिलिटी उस एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है या फिर नहीं है, उसको लेकर के हमें यहाँ पर इनकम टैक्स के जो प्रोविजन है वो समझने हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं यहाँ पर किसी कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, रहने वाला मान लीजिए यहाँ पर कि मैं राजस्थान के बाहर का हूँ, लेकिन काम करने के लिए मुझे यहाँ पर जयपुर में रहना पड़ा, ठीक है। तो जयपुर में यहाँ पर जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी के द्वारा मुझे यहाँ पर अकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, रहने की सुविधा। रहने की सुविधा मुझे अपने एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की है, एक मकान मुझे यहाँ पर मेरे नियोक्ता के द्वारा दिया गया, और उसका किराया वगैरह उस एम्प्लॉयर ने मुझसे नहीं लिया। तो ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी एम्प्लॉय को किसने दी? एम्प्लॉयर ने। क्यों दी? क्योंकि वो उसके लिए यहां पर काम करने के लिए आया है। इसको बोलते हैं फैसिलिटी, सुविधाएं। और ये जो सुविधाएं हैं वो उस एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है या नहीं है। वो जो अकोमोडेशन फैसिलिटी उसको मिली है, रहने की सुविधा उसको मिली है, और उसके लिए उसको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। तो ये जो फैसिलिटी है जो उसके एम्प्लॉयर ने उसको दी है, वो उसके लिए टैक्सेबल है या नहीं है, यह देखने के पहले हमको उसका मूल्यांकन करना होता है, हमको उसको वैल्यूएशन करना होता है। जिस एरिया में उसको वो रहने के मकान की फैसिलिटी मिली है वहां पर उसका किराया कितना होगा, इस तरह से हमको उसका वैल्यूएशन करना होगा। और वैल्यूएशन करने के बाद जब हम एम्प्लॉय की टोटल सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे तो उस वैल्यूएशन को हम मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि पूरे साल भर में ये जो फैसिलिटी उस कर्मचारी को उसके नियोक्ता से, उसके एम्प्लॉयर से मिलती है, वो कितनी आती है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर हमने किसी मकान का मूल्यांकन किया, किसी हाउस का वैल्यूएशन किया, और वो वैल्यूएशन आता है ₹60,000। तो वो 60,000 रुपए हमने उसको मनी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एम्प्लॉय को फैसिलिटी कैसे मिली थी? सुविधा के रूप में, रहने का मकान मिला उसको, किसकी तरफ से? एम्प्लॉयर की तरफ से। क्यों मिला? क्योंकि वो उसके यहां पर काम कर रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है? उस फैसिलिटी को मॉनेटरी फॉर्म, कैश फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसका वैल्यूएशन करना, उसका मूल्यांकन करना है। और मूल्यांकन करने के बाद फिर हम उसको यहां पर उसकी सैलरी की कंप्यूटेशन में शामिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको यहां पर परक्यूजिट्स का मीनिंग समझना है। परक्यूजिट्स का मीनिंग समझने के बाद अब हमें यहां पर ये चेक करना है कि जो फैसिलिटी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिल रही है, जो सुविधाएं किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता से मिल रही है, वो सुविधाएं उसके लिए टैक्सेबल है या नहीं है, उसको लेकर के हमने परक्यूजिट्स को अलग अलग कैटेगरी में यहां पर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर टैक्सेबल परक्यूजिट्स। एक लिस्ट है हमारे सामने। यदि एम्प्लॉय को
ये फैसिलिटी अपने एम्प्लॉयर से मिलती है तो वो उसके लिए टैक्सेबल मानी जाती है, 100% टैक्सेबल मानी जाती है। एक लिस्ट हमारे सामने है जिसे हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रेंट फ्री अकोमोडेशन, सेक्शन 17(2)(1) धारा 17(2)(1) के अंतर्गत रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन करके दिया हुआ है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को रहने के मकान की सुविधा देता है। अकोमोडेशन फैसिलिटी इसको हम बोलते हैं, रहने के मकान की सुविधा, अकोमोडेशन फैसिलिटी। तो हमें क्या करना है, हमें उस अकोमोडेशन का वैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है। और मूल्यांकन करने के लिए हमको सेक्शन 17 सबसेक्शन 2(1) में प्रोविजन दिए हुए हैं, जिसे हम यहां पर आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमारे सामने जो लिस्ट है वो केवल हमें इतना बताती है कि यदि इस तरह की फैसिलिटी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा तो वो उसके लिए टैक्सेबल मानी जाती है, तो वो उसके लिए टैक्सेबल मानी जाती है। वैल्यूएशन हम यहां पर सेपरेटली बाद में करने वाले हैं, अभी केवल हमको इनका मीनिंग समझना है कि फैसिलिटी का नाम क्या है। सेकेंड आप देखिए, अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। देखिए, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो सुविधा दे रहा है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या तो वो फैसिलिटी फ्री में दी जाएगी। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड ने अपने किसी एम्प्लॉय को यहां पर रहने का मकान दिया और उसके बदले में वो एबीसी लिमिटेड अपनी एम्प्लॉय से कुछ भी चार्ज नहीं कर रही है, बस रहने के लिए एक मकान दे दिया, उसको बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। एक होता है कंसेशनल अकोमोडेशन। कंसेशनल का मतलब ये होता है रियायती दर पर। रियायती दर का मतलब होता है फैसिलिटी का मूल्यांकन है 1,00,000 रुपए, लेकिन कंपनी उससे केवल 25,000 रुपया 25,000 रुपीज ही ले रही है। तो 1,00,000 रुपए की वैल्यू वाली फैसिलिटी जो हाउस उसको प्रोवाइड किया गया है, जो मकान कंपनी ने उसको दिया है, उसकी वैल्यू, उसका किराया 1,00,000 रुपए है, लेकिन कंपनी अपने उस कर्मचारी से केवल 25,000 रुपीज ही रिकवर कर रही है, वसूल कर रही है। तो फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई है उसको हम क्या बोलेंगे यहां पर, कंसेशनल फैसिलिटी, रियायती दर पर, मतलब सस्ते में। ठीक है। और इसको लेकर भी सेक्शन 17 सबसेक्शन 2(2) में हमें यहां पर इनका वैल्यूएशन करने का तरीका बताया हुआ है। ठीक है। तो आज हमें यहां पर डिस्कस करना है कि ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटी होती है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है और उसके लिए टैक्सेबल है। देखिए, थर्ड नंबर का जो इसमें पॉइंट है, सेक्शन 72(4), उसमें क्या लिखा है हमारे सामने, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन बाय एम्प्लॉयर। इसका मतलब यह है कोई पेमेंट किसी कर्मचारी को करना था। फॉर एग्जांपल, लाइट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये मिस्टर एक्स के नाम पर आते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेमेंट करने की लायबिलिटी किसकी है, दायित्व किसका है, उस कर्मचारी का, उस एम्प्लॉय का। लेकिन उस लाइट के बिल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट है वो उसके एम्प्लॉयर ने कर दिया, उसके नियोक्ता ने कर दिया। इसको हम बोलते हैं पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन बाय एम्प्लॉयर। मतलब कोई दायित्व जो किसी कर्मचारी का था, कोई पेमेंट जो किसी एम्प्लॉय को करना था, लेकिन वो पेमेंट एम्प्लॉय ने नहीं किया, उसके बिहाफ पर उसके नियोक्ता ने कर दिया, उसके एम्प्लॉयर ने कर दिया, उसे हम बोलते हैं पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन बाय एम्प्लॉयर। अब इसका वैल्यूएशन कैसे करें, इसका मूल्यांकन कैसे करें, इसको मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें, उसके लिए हमको यहां पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2(4) के अंदर प्रोविजन दिए हुए हैं। ठीक है। इसी प्रकार एक और परक्यूजिट्स हमारे सामने है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ एम्प्लॉय। मिस्टर एक्स जो किसी कंपनी के एम्प्लॉय है, उन्होंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, जिसका प्रीमियम का पेमेंट उनको करना था, लेकिन वो प्रीमियम का पेमेंट उन्होंने नहीं किया,
और किसने कर दिया? उनके एम्प्लॉयर ने। तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये भी एक तरह से उनके लिए फैसिलिटी की। भुगतान किसको करना था? कर्मचारी को। पेमेंट किसे करना था? एम्प्लॉय को। लेकिन एम्प्लॉय का पेमेंट किसने कर दिया? एम्प्लॉयर ने। इसको बोलते हैं फैसिलिटी। देखिए ध्यान से समझिए आप, यहाँ पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश पेमेंट नहीं कर रहा है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रहा है किसी थर्ड पार्टी को। यहां पर आप डिफरेंस समझिए। नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को कैश नहीं दिया, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कैश नहीं दिया। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था, वो प्रीमियम एम्प्लॉय को पे करना था। एम्प्लॉय ने पे नहीं किया, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। तो इसको बोलते हैं फैसिलिटी, सुविधा। यदि मान लो मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, लाइट का बिल आता है 2500 रुपए का, 2500 रुपीज। एम्प्लॉय ने 2500 रुपीज कैश में अपने एम्प्लॉयर से लिए और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पेमेंट कर दिया। इसको फैसिलिटी नहीं बोलना है, क्योंकि इसमें पहले क्या हो रहा है? एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से कैश ले रहा है। एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से कैश ले रहा है, ध्यान रखिए, कैश। तो ये फैसिलिटी नहीं है। लेकिन एम्प्लॉय का जो बिल है उसका डायरेक्ट पेमेंट एम्प्लॉयर ने कर दिया, तो क्या उसके हाथ में कैश आया? एम्प्लॉय के हाथों में नहीं आया। इसको बोलना है आपको फैसिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग भी यहां पर क्लियर करना होगा कि फैसिलिटी किसको बोलते हैं और कैश पेमेंट किसको बोलते हैं। इसी प्रकार स्वेट इक्विटी शेयर, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2(7) में 6 में इसका वैल्यूएशन बताया हुआ है। एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को यदि सस्ते में शेयर देती है, मान लीजिए यहां पर 500 रुपए का शेयर है और वो शेयर कंपनी ने उसको अपने कर्मचारी को यहां पर 225 रुपए में दे दिया, फैसिलिटी। सस्ता उसको आइटम मिल रहा है, एम्प्लॉय को फैसिलिटी क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो उसका एम्प्लॉय है। वही शेयर अगर मार्केट से वो एम्प्लॉय परचेस करके लेके आएगा तो वो उसको मिलता है 500 रुपीज में, और वो इसे कितने मिल रहा है? 225 में। इसको बोलते हैं फैसिलिटी। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें आप कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड। देखिए जब भी कोई एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम करता है तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। एक होता है फंड जिसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, इसको हम इसी चैप्टर में इनकम फ्रॉम सैलरी में बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप केवल इसका इतना सा मीनिंग समझे कि जो प्रोविडेंट फंड होते हैं उसके अंदर एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन करता है, मतलब उसमें एम्प्लॉय के लिए पैसे जमा करता है। ठीक है, जिससे कि जब उसका रिटायरमेंट होता है तो उस समय उसको जो लमसम पेमेंट मिलता है एम्प्लॉय को, चाहे वो ग्रेचुटी के नाम पर हो, पेंशन फंड के नाम, किसी भी तरह के नाम से हो, तो वो फंड इकट्ठा होता रहता है और रिटायरमेंट के टाइम पर वो पेमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कर देता है। तो ड्यूरिंग द सर्विस, सेवा के दौरान एम्प्लॉयर उस फंड के अंदर कुछ पैसे लगाता है, कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। तो एक फंड होता है जिसको बोलते हैं अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड, जिसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझे कि नियोक्ता ने अपने कर्मचारी के लिए एक फंड बना रखा है जिसके अंदर वो कंट्रीब्यूशन करता है, पैसे डालता है। किसके लिए? अपने एम्प्लॉय के लिए। तो एक साल में वो एम्प्लॉयर यदि 1,50,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करता है, 1.5 लाख रुपए तक का अंशदान करता है, तो वहां तक तो एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि कंट्रीब्यूशन रुपीज 1.5 लाख रुपीज से ऊपर हो गया तो ऐसे अमाउंट के ऊपर एम्प्लॉय को टैक्स देना होगा, टैक्स देना होगा। तो क्लास अभी तो आपको ये समझना है कि टैक्सेबल परक्विजिट्स में हमें किस किस को कवर करना है, कौन कौन से फैसिलिटी को कवर करना है।
तो जो शीट हमारे सामने उसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन, अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन बाय एम्प्लॉयर, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ एम्प्लॉई, स्वेट इक्विटी शेयर, contribution to approved superannuation fund more than rupees 1.5 lakh rupees 1.5 lakh। ठीक है। टैक्सेबल परक्विजिट्स में हमारी जो नेक्स्ट इसमें यहाँ पर पॉइंट है वो है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन। देखिए इसमें क्या होगा, फैसिलिटी का आप नेचर समझिए। यहाँ पर फैसिलिटी का नेचर क्या है, एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया। अब यहां पर आपको लगेगा कि लोन तो कैश में होता है, तो ठीक है लोन कैश में दिया जाएगा। यहां पर फैसिलिटी लोन देना नहीं है, फैसिलिटी है इंटरेस्ट फ्री लोन देना। एम्प्लॉयर ने अपने किसी कर्मचारी को मान लीजिए यहां पर 5 लाख रुपीस का लोन दिया, तो लोन देना फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन देना फैसिलिटी है। मतलब उस लोन को देने के बाद एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो फैसिलिटी क्या है यहां पर, इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बच गया किसका, एम्प्लॉय का, वो फैसिलिटी है। क्योंकि लोन किसको बोलते हैं, लोन तो वह अमाउंट होता है जो कुछ टाइम के बाद में हमको वापस से रीपे करना होता है। तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उस फैसिलिटी क्या है उसके अंदर कि एम्प्लॉयर ने उससे इंटरेस्ट नहीं लिया, या फिर इंटरेस्ट लिया लेकिन जो मार्केट की रेट थी वो थी मान लीजिए यहां पर 18%, 18%, और वो लोन एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 6% की रेट पर दे दिया। जो लोन एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिला है, वो लोन यदि वो मार्केट से लेकर आता, बैंक से लेकर आता, तो उसकी इंटरेस्ट की रेट होती 18%, लेकिन वो लोन उस एम्प्लॉय को मिल गया 6% की रेट पर, अपने नियोक्ता से, अपने मालिक से, अपने एम्प्लॉयर से। तो फैसिलिटी क्या है यहां पर, फैसिलिटी है जो 12% का ब्याज उसका बचा है, जो 12% का बेनिफिट उसको मिला है, उसको बोलते हैं फैसिलिटी, उसको बोलते हैं परक्विजिट्स, और हमको उसका वैल्यूएशन करना है। तो आप इसमें ये समझिए कि लोन देना फैसिलिटी नहीं है, लोन दिया लेकिन वो इंटरेस्ट फ्री दिया, या फिर कंसेशनल, कंसेशनल का मतलब 18% की ब्याज की रेट है मार्केट के अंदर, बैंक के अंदर, और उसको मिल गया 6% ब्याज पर। तो फैसिलिटी क्या है, जो इंटरेस्ट उसका बच रहा है वो इंटरेस्ट उस एम्प्लॉय के लिए फैसिलिटी मानी जाएगी। सेक्शन 17(2)(8) के अंदर हमको इसको डिस्कस करना है। इसी प्रकार से अब मैं अपने लिस्ट को आगे बढ़ाता हूं। ट्रेवलिंग एंड टूरिंग फॉर हॉलीडे, एक एम्प्लॉय घूमने फिरने के लिए जाता है और उसके ऊपर उसका एम्प्लॉयर खर्चे करता है, आने जाने का, घूमने फिरने का पूरा एक्सपेंडिचर उसके एम्प्लॉयर ने किया, ये फैसिलिटी है। तो उसका वैल्यूएशन हम करेंगे यहां पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 में। इसी प्रकार यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री मील्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्री में खाना खिलाता है, तो वो फैसिलिटी उसके लिए। अगर आपको यहां पर ध्यान हो तो हमने अलाउंस पढ़ा था, उसमें लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस, तो आप डिफरेंस दोनों में समझिए। यदि मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि एम्प्लॉय को टिफिन अलाउंस के नाम पर, लंच अलाउंस के नाम पर हर महीने 2,000 रुपए अपने एम्प्लॉयर से नगद मिलते हैं, तो वो फैसिलिटी नहीं है, वो कैश पेमेंट मिल रहा है लंच के लिए, वो अलाउंस में कवर होंगे, ठीक है। लेकिन यदि मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को यहां पर खाने की फैसिलिटी प्रोवाइड की, कैश नहीं दिया, कैश नहीं दिया, क्या दिया, कैश नहीं दिया, फैसिलिटी प्रोवाइड की। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की, लंच फैसिलिटी, ब्रेकफास्ट फैसिलिटी, डिनर फैसिलिटी, ये फैसिलिटी, ठीक है, उसको खाने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। इसी प्रकार से फ्री में कोई गिफ्ट दिया,
उसको भी हमको सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में समझना है। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्लब फैसिलिटी, मूवेबल असेट को यूज करने की फैसिलिटी। देखिए यूज ऑफ मूवेबल असेट में क्या होगा, एम्प्लॉयर की कोई असेट है, एम्प्लॉयर की मतलब नियोक्ता की कोई संपत्ति है मूवेबल, और वो असेट कौन यूज कर रहा है, उसका कर्मचारी। वो असेट कौन यूज कर रहा है, उसका एम्प्लॉई। उसको बोलते हैं यूज ऑफ मूवेबल असेट। ठीक है। इसी प्रकार ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट, मान लीजिए एम्प्लॉयर के पास कोई कार है जो 2 लाख रुपए की है। वो कार एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए में ट्रांसफर कर दी। कितने रुपए में, 50,000 रुपए में ट्रांसफर कर दी। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। तो ये एम्प्लॉय के लिए फैसिलिटी क्या मानी जाएगी, देखिए 2 लाख रुपए की वैल्यू वाली कार, 2 लाख रुपए की वैल्यू वाली कार एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपीज में ट्रांसफर कर दी। तो एम्प्लॉय के लिए कितना फायदा हुआ, 1,50,000 का फायदा हुआ। तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा, परक्विजिट्स। तो आपको पूरा फोकस ये करना है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसका वैल्यूएशन हमको करना है, और यदि वो टैक्सेबल है तो हमको उसकी सैलरी की इनकम में शामिल करना है। ठीक है। तो अभी हमने यहां पर टैक्सेबल परक्विजिट्स में कौन कौन सी फैसिलिटी को हम यहां पर कवर कर सकते हैं उसको सेक्शन 17 में हमको यहां पर बताया हुआ है। देखिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 2(8) में हमको यहां पर अलग अलग फैसिलिटी को समझना है। एक बार फिर से यहां पर मैं इसको रीड कर लेता हूं आपके लिए। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन, एम्प्लॉयर ने लोन प्रोवाइड किया विदाउट इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट पर। ठीक है। एम्प्लॉय की टूर एंड ट्रेवलिंग जो होती है, घूमने फिरने का जो भी होता है, वो एम्प्लॉयर अरेंज करता है, ये फैसिलिटी है। फ्री मील्स, फ्री लंच, फ्री ब्रेकफास्ट, ये फैसिलिटी है। कोई गिफ्ट दिया फ्री में, ये फैसिलिटी है। क्रेडिट कार्ड है एम्प्लॉय का, उसको लेकर के पेमेंट कर दिया एम्प्लॉयर ने, ये फैसिलिटी है। क्लब, क्लब के अंदर एम्प्लॉय जाते हैं, पेमेंट करता है एम्प्लॉयर, ये फैसिलिटी है। एम्प्लॉयर की कोई असेट है, नियोक्ता की कोई संपत्ति है मूवेबल, उसको यूज कौन करता है, एम्प्लॉय, ये फैसिलिटी है। इसी प्रकार एम्प्लॉयर की कोई असेट थी, जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पर कार, और उस असेट को एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को सस्ते में दे दिया, कम प्राइस पर दे दिया, तो जो बेनिफिट उसको मिला एम्प्लॉय को, वो उसके लिए फैसिलिटी है। ठीक है। तो सेक्शन 17 के अंदर हमको इसका वैल्यूएशन करके बताया हुआ है, जिसको हमको समझना है। अभी हमने यहाँ पर केवल एक लिस्ट को तैयार किया है कि कौन कौन से परक्विजिट्स ऐसे हैं जो एक एम्प्लॉय के लिए 100% टैक्सेबल माने जाते हैं।